हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बहामनी एम्पायर की। तो बहामनी एम्पायर को फाउंड किया गया था 1347 में, यानी कि 14th सेंचुरी एडी में, हसन बहमान शाह या फिर हसन गंगू द्वारा। तो हसन बहमान शाह या फिर हसन गंगू का जो कार्यकाल है वो 1347 से 1358 तक है। ये इसके फाउंडर हैं। हसन बहमान शाह या हसन गंगू बहामनी एम्पायर के फाउंडर होते हैं और इनकी कैपिटल होती है गुलबर्गा। इनके बाद में कार्यकाल संभालते हैं फ़िरोज़ शाह बहामनी, जिनका कार्यकाल 1397 से 1422 का है। तो ये जो हैं रिलीजियस साइंस में इन्हें काफ़ी नॉलेज होती है। नेचुरल साइंस को बहुत लाइक करते हैं, जैसे बॉटनी, ज्योमेट्री, लॉजिक एट्सेट्रा। अच्छे कैलीग्राफिस्ट और अच्छे पोएट होते हैं। और फरिश्ता कहते हैं कि ही वॉज़ वेल वर्स्ड इन पर्सियन, अरेबिक, टर्किश, तेलुगु, कन्नड़ एंड मराठी। तो यहाँ देख रहे हैं कि फरिश्ता बता रहे हैं कि फ़िरोज़ शाह बहामनी जो हैं वो काफ़ी सारी लैंग्वेजेस उन्हें आती थीं। इनके हरम में बहुत सारी वाइफ्स थीं और उनके साथ में ये कन्वर्स किया करते थे अपनी लोकल लैंग्वेज में। ये चाहते थे कि डेक्कन की जो सल्तनत है तो उसको जो है कल्चरल सेंटर बनाया जाए इंडिया का। तो डेक्कन को ये इंडिया का कल्चरल सेंटर बनाना चाहते थे। और जो दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन हुआ तो उसकी वजह से बहुत सारे जो लोग हैं वो दिल्ली से डेक्कन में माइग्रेट कर गए थे। तो इस चीज़ की इन्हें हेल्प मिली, जिसकी वजह से ये डेक्कन को एक कल्चरल सेंटर बना सके। और बहुत लोगों को इन्होंने इनकरेज किया। इराक़ और ईरान से बहुत ही कॉम्पिटेंट आदमी डेक्कन की तरफ आए। इनका सबसे रिमार्केबल स्टेप्स था कि हिंदूज़ को एडमिनिस्ट्रेशन में रिक्रूट करना बहुत बड़े स्केल पर। और फ्रॉम दिस टाइम डेक्कनी ब्राह्मण्स बिकेम डोमिनेंट, पर्टिकुलरली इन रेवेन्यू एडमिन। तो इनके समय से क्या हुआ, इन्होंने बहुत सारे हिंदूज़ को एडमिनिस्ट्रेशन में रिक्रूट करा। और इस समय से ब्राह्मण क्या होते हैं, वो डोमिनेट बन जाते हैं, डोमिनेट करते हैं रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को। तो फ़िरोज़ शाह बहामनी ने दौलताबाद में एक ऑब्जर्वेटरी बनाई और चौल और दबोल जैसे पोर्ट्स को इन्होंने बहुत अटेंशन पे किया। गोंड किंग नरसिंह राय को इन्होंने कैप्चर किया, उन्हें हराया और बिरार को ये कैप्चर कर लेते हैं। देवराया वन के साथ में ये लड़ाई करते हैं और जब देवराया वन जो है इन्हें हरा देते हैं तो इन्हें जो राजा की गद्दी होती है वो छोड़नी पड़ती है। और अब इनका जो भाई है अहमद शाह वन, वो गद्दी पर बैठ जाता है। इसके बाद में आते हैं अहमद शाह बहामनी, जिनका कार्यकाल 1422 से 1436 का है। ये वारानंगल को कैप्चर करते हैं और अब ये कैपिटल गुलबर्गा से शिफ्ट कर कर बीदर बना लेते हैं। इनके बाद में आते हैं मोहम्मद शाह बहामनी 3, जिनका कार्यकाल 1463 से 1482 का है। और इनके कार्यकाल के बाद में जो बहामनी एम्पायर है वो 5 प्रिंसिपैलिटीज़ में टूट जाता है। और ये जो 5 प्रिंसिपैलिटी हैं ये हैं अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, बिरार और बीदर। और यहाँ पर है ये विजयनगर एम्पायर, ये है ट्रिब्यूटरी टू विजयनगर और ये है गजपति ऑफ उड़ीसा। तो गोलकोंडा में क्या होता है, कुतुब शाही किंग जो हैं वो एस्टेब्लिश करते हैं। कुतुब शाह जो है कुतुब शाही डायनेस्टी एस्टेब्लिश कर देते हैं गोलकोंडा में। अहमदनगर में मलिक अहमद निज़ाम शाही किंगडम एस्टेब्लिश कर देते हैं। बीजापुर में यूसुफ आदिल शाही किंगडम एस्टेब्लिश कर देते हैं। और बीदर में बरीद शाही किंगडम एस्टेब्लिश होता है और बिरार में इमाद शाही किंगडम। तो गोलकोंडा में कुतुब शाही, अहमदनगर में निज़ाम शाही और बीजापुर में आदिल शाही किंगडम एस्टेब्लिश हो जाते हैं। तो ये 5 प्रिंसिपैलिटी में अब बहामनी एम्पायर टूट जाता है। तो अब हम देखेंगे महमूद गवान, जो बहामनी किंगडम के रूलर थे। मोहम्मद शाह बहामनी, इनके प्राइम मिनिस्टर थे महमूद गवान। तो ये प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद शाह बहामनी 3 के। तो बहामनी किंगडम जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करता है और अपनी ज़ैनिथ को रीच करता है ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ महमूद गवान।
तो महमूद गवान के समय में जो बहामनी किंगडम है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करता है। महमूद गवान क्या होते हैं, एक ट्रेडर होते हैं और इन्हें इंट्रोड्यूस किया जाता है सुल्तान को, और सुल्तान के ये फेवरेट बन जाते हैं और इन्हें टाइटल दिया जाता है मलिक उल तुज़्ज़ुर। और बहुत ही जल्दी इनकी काबिलियत को देखकर इन्हें प्राइम मिनिस्टर या फिर पेशवा बना दिया जाता है, और उसके बाद में ये जो स्टेट के अफेयर्स हैं बहामनी किंगडम के उसे डोमिनेट करते हैं। ये विजयनगर को रेड करते हैं और कांची तक पहुंच जाते हैं। डबोल और गोवा जैसे पोर्ट को ये कैप्चर करते हैं और बिरार में जो महमूद खिलजी है उसको भी हराते हैं। इन्होंने अपने किंगडम में बहुत सारे रिफॉर्म्स किए थे, जैसे इन्होंने अपने किंगडम को 8 प्रोविंस या 8 तरफ में डिवाइड किया था और हर तरफ में एक तरफदार था जो उस प्रोविंस को गवर्न किया करता था। नोबल्स की सैलरी फिक्स करी गई और सैलरी कैश में भी दी जाती थी या फिर उन्हें जागीर कोई असाइन कर दिया जाता था। हर प्रोविंस में एक छोटे से लैंड का ट्रैक्ट यानी कि खलीसा उसको अलग रख दिया जाता था, जिससे कि सुल्तान के एक्सपेंसेस को मेट किया जाए। लैंड को मेज़र करने के लिए एफ़र्ट किए गए, जिससे कि जो कल्टीवेटर है वो एक फ़िक्स अमाउंट स्टेट को दे सके। इन्होंने मदरसा या फिर कॉलेज बनाया कैपिटल बीदर पे। हमने देखा था कि जो तीसरे राजा थे मोहम्मद शाह बहामनी III, अब अहमद शाह बहामनी ने गुलबर्गा से बीदर ट्रांसफ़र कर ली थी अपनी कैपिटल। तो इन्होंने महमूद गवान ने बीदर में एक मदरसा बनवाया। तो प्रॉब्लम क्या थी बहामनी किंगडम की कि नोबल्स के बीच में लड़ाइयाँ हुआ करती थी। तो कुछ डेकनाइंस थे नोबल्स और कुछ न्यू कमर्स थे यानी कि फॉरेनियर्स थे, जिन्हें अफाकीस या फिर गरीब्स बोला जाता था। तो महमूद गवान एक न्यू कमर थे और कॉन्फिडेंस नहीं जीत पाए ये डेक्कन में जो लोग रह रहे थे या वहाँ पे जो नोबल्स थे। तो इनके जो अपोनेंट्स थे उन्होंने सुल्तान को महमूद गवान के अगेंस्ट कर दिया और सुल्तान फिर महमूद गवान को एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो इसके बाद में जो स्ट्राइफ है, ये लड़ाई है नोबल्स की, ये और इंटेंस हो जाती है और बहुत सारे गवर्नर्स जो हैं इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और बहुत ही जल्दी जो बहामनी एम्पायर है वो 5 प्रिंसिपैलिटीज़ में टूट जाता है, जिसमें से अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा ये आगे जाकर बहुत ही लीडिंग रोल प्ले करेंगे डेक्कन की पॉलिटिक्स में, जब तक ये मुग़ल एम्पायर में एब्जॉर्ब नहीं हो जाएंगे। तो फाइनली ये जो डेक्कन के किंगडम्स हैं बहामनी एम्पायर और विजयनगर एम्पायर, ये फाइनली मुग़ल किंगडम में असिमिलेट हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन या फिर इकोनॉमी देखेंगे तो किंग को एडवाइस करने के लिए मिनिस्टर्स की काउंसिल होती थी। ये मिनिस्टर्स नोबल्स होते थे। इनके प्रोविंस को मंडलम या फिर राज्य बोला करते थे। डिस्ट्रिक्ट को नाडु, सब डिस्ट्रिक्ट था स्थल और विलेज था ग्राम। तो विजयनगर एम्पायर में क्या हुआ, जो चोलास की ट्रेडिशन थी विलेज में सेल्फ गवर्नमेंट की, वो विजयनगर एम्पायर में अब कमज़ोर पड़ जाती है। प्रोविंशियल गवर्नर्स को ऑटोनॉमी होती है। तो प्रोविंशियल गवर्नर्स जो हैं वो अपनी खुद की कोर्ट रखते हैं, अपने खुद ऑफिसर्स को अपॉइंट करते हैं, अपनी एक आर्मी को मेंटेन करते हैं और कॉइन भी इशू करते हैं लो डिनोमिनेशन के। लेकिन प्रोविंशियल गवर्नर की जो टर्म है वो रेगुलर नहीं होती है और डिपेंड करता है कि उसकी स्किल्स और उसकी एबिलिटी क्या है, उसी के ऊपर उसकी टर्म डिपेंड करती है। इसके बाद में जो प्रोविंशियल गवर्नर से उन्हें राइट दिया गया कि वो नए टैक्स को इम्पोज कर सकते हैं और कोई टैक्स अगर चला आ रहा है तो उसे रेमिट भी कर सकते हैं। तो इतनी सारी ऑटोनॉमी प्रोविंशियल गवर्नर्स को दी गई विजयनगर और बहामनी किंगडम में। तो जो सेंट्रली कंट्रोल्ड एरिया था वहाँ पे किंग जो ग्रांट करता था अमारम, यानी कि अमारम होता था जो कि लैंड ग्रांट करी जाती थी मिलिट्री चीफ्स को। तो इन चीफ्स को बोला जाता था पलेगार या फिर नायक।
इन्हें सोल्जर्स को मेंटेन करना होता था, हॉर्सेस को मेंटेन करना होता था, एलिफेंट्स को, फॉर सर्विस ऑफ सुल्तान। तो सुल्तान की सर्विस के लिए इन्हें सोल्जर, हॉर्सेस और एलिफेंट्स को मेंटेन करना होता था, मिलिट्री चीफ्स को, और इन्हें मनी भी पे करना होता था सेंटर को। तो ये जो है बड़ा पावरफुल सेक्शन बन जाता है और बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है गवर्नमेंट को इन्हें कंट्रोल करना। देखिए, प्रोविंशियल गवर्नर्स को बहुत सारी ऑटोनॉमी दे दी जाती है। इसके बाद में जो चीफ्स हैं उन्हें लैंड ग्रांट दिया जाता है। तो बड़ी मुश्किल हो जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इन प्रोविंशियल गवर्नर्स और मिलिट्री चीफ्स को ये अपने कंट्रोल में रख सकें। लैंड टैक्स जो कि सिस्त होता है वो 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस रहता है। इनके पास में, विजयनगर और बहामनी एम्पायर के पास में स्ट्रॉन्ग आर्मी रहती है, लेकिन नेवी इनकी वीक होती है और इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम जो होता है दैट इज़ लैंड रेवेन्यू। तो यहीं पर आज हम रुकेंगे और हमारा बहामनी और विजयनगर एम्पायर हमने फिनिश किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे सैयद और लोधी डायनेस्टी को। थैंक यू।